हेलो दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार फंडामेंटल में आपका स्वागत करता हूं। आज आपके सामने हम लेकर आए हैं कांस्टेंट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। जो कार्बनिक खेती है उसके क्या सीमाएं होती हैं कि जब इन्हें डिसएडवांटेज नहीं कहेंगे, क्योंकि डिसएडवांटेज का मतलब वो हमें हानि पहुंचा रहे हैं। लेकिन कांस्टेंट का मतलब क्या है कि जो हम पाना चाहते हैं, जो हम ऑब्जेक्टिव्स हमारे हैं, उन उद्देश्यों को पाने के लिए कौन सी चीज़ें हमें फेस करनी पड़ रही है, किस चीज़ों का हमें सामना करना पड़ रहा है, जिससे हम जो पाना चाहते हैं वो हमें नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, उसे बोलते हैं कांस्टेंट। समझ गए कि नहीं? तो पहला क्या है? ऑर्गेनिक्स। क्योंकि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में जितने भी कंपोनेंट होते हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनिक होते हैं, चाहे वो प्लांट के हों या एनिमल के हों। तो जैसे क्या है यहाँ FIM कंपोस्ट, ग्रीन मेन्योर, बायो फर्टिलाइजर या वर्मी कंपोस्ट। तो आप समझ लीजिए कि अगर हमारे पास प्रॉपर रूप से अगर FIM नहीं है, मतलब गोबर की खाद नहीं है, और गोबर की खाद कब होगी? जब हम पशुपालन करेंगे। पशुपालन करना है तो हमें अलग से चारे की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये कांस्टेंट है। अगर हम बाहर से ले रहे हैं गोबर की खाद परचेज कर रहे हैं, तो फिर हम जो बेनिफिट हमें मिलना है वो हम बेनिफिट नहीं ले सकते। ठीक है, दूसरा क्या है कि टाइम अवेलेबिलिटी, कि 10 से 15 टन जो हमें गोबर की खाद चाहिए वो हमें समय पर उपलब्ध नहीं हो पाती है, चाहे कंपोस्ट की बात हो, वो उपलब्ध नहीं हो पाएगी। अगला क्या है? ग्रीन मेन्योर। हरी खाद को भी हम सभी जगह नहीं ले सकते हैं। ऐसी भूमियां जहां पर जो है वो सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, जल प्रबंधन अच्छा नहीं है, तो वहां पर हम जो है ग्रीन मेन्योर नहीं ले सकते। फिर हम कैसे जो है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करेंगे? तो ये क्या कांस्टेंट है, हर प्रकार की भूमियों में या हर हर कंडीशंस में हम ग्रीन मेन्योर नहीं ले सकते हैं। अगली बात आती है बायो फर्टिलाइजर की। तो बायो फर्टिलाइजर में जो अवेलेबिलिटी है वो उपलब्धता नहीं हो पाती समय पर। ठीक है, समय पर उपलब्ध ना होने के कारण हम उसको प्रयोग नहीं कर पाते हैं। दूसरी चीज, सभी प्रकार के जो है इनकी जो सेल्फ लाइफ होती है बहुत ही कम होती है, जिसके चलते भी ये जल्दी खराब हो जाते हैं। और क्या है? फसल अवशेष। फसल अवशेष जो है, जो भी हमारा फसल अवशेष होता है उसमें हमें सेलेक्ट चॉइस करनी पड़ती है कि हम फसल अवशेष को एज अ फीड पशुओं के खाने के लिए उपयोग करें, या फिर हम जलाने के लिए उपयोग करें, या फिर हम उसको एज अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक जो है उसका उपयोग करें। फसल में हम क्या करें, उसको सॉइल में इनकॉर्पोरेट कर दें, या उसका हम फसल अवशेष प्रबंधन करें। समझ गए कि नहीं? तो ये समस्या रहती है हमारे पास। और वर्मी कंपोस्ट की बात है तो वर्मी कंपोस्ट सिर्फ खाद ही नहीं करना है, वर्मी कंपोस्ट को कैसे पाला जाता है, केंचुए को कैसे हम रख रखाव करेंगे, कैसे उसको प्रबंधन करेंगे, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात होती है कि हम वर्मी कंपोस्ट ऐसे नहीं कर पाएंगे। और 5 टन इसकी प्रति हेक्टेयर आवश्यकता होती है, जरूरत होती है। ठीक है, अगला क्या है? न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। दोस्तों न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि लगातार जो है नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटासियम की मात्रा बढ़ती चली जा रही है। बेसिकली नाइट्रोजन की 120 किलोग्राम, 150 किलोग्राम और 180 किलोग्राम जो है वो सीरियल और पल्सिन की रिकमेंडेशन अलग अलग होती है। शुगर केन में तो 180 किलोग्राम पर हेक्टेयर तक जो है नाइट्रोजन की आवश्यकता होने लगी है। तो उस केस में अगर हम टोटली हम ऑर्गेनिक के द्वारा देंगे तो वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। बहुत ज्यादा अगर हम ऑर्गेनिक मैटर डाल देंगे तो उससे क्या होगा? चिलेशन विद ऑर्गेनिक मैटर, फिर न्यूट्रिएंट चिलेशन हो जाएगा, पोषक तत्वों की जो बहुत ज्यादा मात्रा हो सकती है, तो उससे क्या होगा? फिर जो है दूसरे पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। तीसरी चीज माइक्रो न्यूट्रिएंट की जो कमी है, जैसे कैल्शियम, कॉपर है, मैग्नीज, जिंक है, इनकी क्या हो जाएगी? डिफिशियंसी हो जाती है, इनकी कमी हो जाती है। तो इसलिए बहुत ज्यादा मात्रा में अगर हमारे पास ऑर्गेनिक है तो उसको भी हम सॉइल में नहीं डाल सकते, क्योंकि फिर डिकम्पोजिशन प्रोसेस है, उसमें बाधा उत्पन्न होगी। बेसिकली जो खैरा डिजीज होती है राइस में, वो जिंक के द्वारा होती है। उस केस में क्या होगा कि अगर हमारे पास जिंक सल्फेट है जो केमिकल है, फिर हम उसको कैसे सुधारेंगे? तो ये क्या है? ये समस्या है, इसको हम सुधार तो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक कांस्टेंट हो जाता है। अगली बात आती है पेस्ट मैनेजमेंट की बात आती है। जो कीट बीमारियां लगती हैं, जैसे हमारा डिजीज है और इंसेक्ट्स हैं, इनको हम कैसे सुधारेंगे? इनको सुधारने के लिए हमें नेचुरल और बायोलॉजिकल एजेंट्स के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। तो नेचुरल और बायोलॉजिकल जो एजेंट है उनकी उपलब्धता समय पर और सभी फार्मर्स को कैसे हो पाएगी? क्योंकि इतनी ज्यादा मात्रा में तो हमारे पास उपलब्ध नहीं है। जैसे आपका क्या है? ट्राइकोडर्मा फंगस है। ठीक है, तो ये जो है फंगस जनित बीमारियों को मारने का काम करता है, और ट्राइकोग्रामा ये हमारा इंसेक्ट्स को मारने का काम करता है। तो इनकी उपलब्धता सभी फार्मर्स को जो हो समय पर उपलब्ध हो और उचित मात्रा में उपलब्ध हो, ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। और क्या है? बॉटेनिकल्स, चाहे वो जो है पायरेथ्रम की बात हो, चाहे वो आजादी रेक्टिन की बात हो, वो बॉटेनिकल्स जो है जो पौधों से प्राप्त हो रहे हैं, उनकी भी समय पर और उचित मात्रा में उपलब्धता नहीं हो पाती है। आगे हम बात कर रहे हैं वीड मैनेजमेंट। खरपतवार प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है, क्योंकि अगर हमने समय पर खरपतवारों को नियंत्रित नहीं किया तो उस दशा में क्या होगा कि फसल खरपतवार प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जैसे अगर हमने जो है लॉन्ग वाइड स्पेस क्रॉपिंग कर रखी है,
वाइड स्पेस क्रॉपिंग करेंगे तो वहां पर हम आसानी से मैकेनिकल ब्रीडिंग कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि केमिकल हमें प्रयोग नहीं करना है, मैकेनिकल ब्रीडिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने वहां पर जो है नैरो स्पेस क्रॉप जैसे वीट है हमने लगा दिया, और वीट में क्या है हम हैंड ब्रीडिंग करेंगे, हैंड ब्रीडिंग करेंगे तो नंबर ऑफ लेबर ज्यादा लगेगी, बात समझ रहे हैं कि नहीं, वहां पर लेबर ज्यादा लगेंगी। और अगर हमने वाइड स्पेस क्रॉपिंग कर रखी है और कहीं बरसात हो गई तो बरसात जब हो जाएगी तो मिट्टी गीली हो जाएगी, तो वहां पर हम इम्प्लीमेंट्स को रन नहीं कर सकते हैं। अगर हमारे पास वही अगर केमिकल होगा तो हम उसको यूज कर सकते थे, लेकिन केमिकल हमें यूज नहीं करना है। तो ये समस्या है कि अगर हमने समय पर खरपतवार को नियंत्रित नहीं किया तो उससे खरपतवारों की संख्या बढ़ जाएगी, तो क्रॉप कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो ये समस्या आती है कि मैकेनिकल ब्रीडिंग वहां पर है, वाइड स्पेस क्रॉपिंग में की जा सकती है, ठीक है, खरपतवार को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन अगर बरसात होगी तो वहां पर इम्प्लीमेंट को हम रन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगली बात आती है रीजनेबल प्राइस, प्रीमियम प्राइस। जो हमारा ऑर्गेनिक प्रोड्यूस होगा उसका जो उचित मूल्य है भी नहीं मिल पाता, क्यों, क्योंकि जो भी हमारे पास मार्केट है, लोकल मार्केट है, उस लोकल मार्केट में उसका मूल्य जो है 10 से 15% भी अगर ज़्यादा हो तो वो नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो प्रॉपर उसका उचित मूल्य ना मिल पाने के कारण भी फार्मर्स के लिए समस्या रहती है। फिर क्या, कंज्यूमर ट्रस्ट, जो हमारा उपभोक्ता है उसको कैसे हम विश्वास दिलाएं कि ये हमारा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, ठीक है। क्योंकि जितने भी बड़ी सिटीज होती हैं वहाँ पर मेगा मार्केट, सुपर मार्केट है, तो वो आसानी से बिक जाता है, लेकिन जो हमारी लोकल मार्केट होती है वहाँ पर उनको क्वालिटी जो बहुत महत्वपूर्ण होती है कि हम उसको कैसे ट्रस्ट दिखाएं, कैसे विश्वास दिलाएं कि हमारा ऑर्गेनिक प्रोड्यूस है, तो वहाँ पर उसका जो प्रॉपर मूल्य मिलना चाहिए वो प्रॉपर मूल्य नहीं मिल पाता है। अगली बात है प्रॉपर मार्केट की। तो प्रॉपर मार्केट जो हमारा लोकल एरिया है वहाँ पर प्रॉपर मार्केट नहीं है, कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर यही सुनिश्चित किया जाए कि हाँ भाई यहाँ पर ऑर्गेनिक प्रोड्यूस ही बिक रहा है या यहाँ पर ऑर्गेनिक प्रोड्यूस ही मिलता है। तो ये जो हमारी लोकल सिटीज़ हैं वहाँ पर ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो हमारे सुपर मार्केट्स हैं, मेगा मार्केट, वहाँ पर इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है और आसानी से बिक जाती है, लेकिन जो हमारे लोकल एरियाज हैं वहाँ पर इन चीज़ों की प्रॉपर मार्केट नहीं है। अगली बात आती है ट्रेनिंग स्किल एंड स्किल डेवलपमेंट, ठीक है। कुछ जरूर यहाँ पर जो ट्रेनिंग स्किल तो कराई जा रही है, लेकिन प्रॉपर तरीके से कैसे हम जो है मधुमक्खी पालन करें, कैसे बकरी पालन करें, कैसे हम मुर्गी पालन करें, उसको जानना और उनके रिसोर्सेज को इकट्ठा करना, उनका पूरा मैनेजमेंट करना एक बहुत बड़ी समस्या है। कैसे हम कर पाएंगे, इम्प्लीमेंट्स नहीं मिल पाएंगे, तो ये बहुत समस्या है। ट्रेनिंग हो रही है लेकिन उस प्रॉपर तरीके से हम नहीं कर पा रहे हैं। अगली बात आती है स्टैंडर्ड, प्रोटोकॉल और सर्टिफिकेशन। हमने सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या किया, ऑर्गेनिक फार्मिंग में हमने सिर्फ गोबर की खाद और ऑर्गेनिक का यूज करके हम सिर्फ ऑर्गेनिक प्रोड्यूस हो ये हमारी गारंटी नहीं है। क्यों, क्योंकि उसके लिए हमें कुछ स्टैंडर्ड, कुछ मानक और कुछ सर्टिफिकेशन की आवश्यकता होती है, तब जाके हमें ऑर्गेनिक जो है सर्टिफिकेट मिलता है, ऑर्गेनिक प्रोड्यूस के रूप में उसको बेच सकते हैं। सिर्फ गोबर की खाद डाल के हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें एक नियम, क्या क्या नियम होते हैं, कैसे उसको कौन एजेंसी इसका काम करती है, कैसे उसको फॉलो करते हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी होना बहुत आवश्यक होता है। और फार्मर जो है इलिटरेट थोड़ा बहुत है, तो जिसके चलते वो उसको फॉलो नहीं कर पाता है। लास्ट में आता है कन्वर्जन पीरियड, ठीक है। तो ये जो कन्वर्जन पीरियड है, जब हम कन्वेंशनल फार्मिंग से ऑर्गेनिक फार्मिंग में जा रहे हैं, तो वहाँ पर जो समय होता है, जैसे हमने यहाँ पर लगाया फर्स्ट ईयर, फिर सेकेंड ईयर और फिर थर्ड ईयर, हमने 3 साल में जो है इनका पीरियड है। पहले साल ऑर्गेनिक मेन्यूर डाला, दूसरे साल ऑर्गेनिक मेन्यूर, तीसरे साल भी ऑर्गेनिक मेन्यूर डाला। वहाँ पर क्या होगा, उपज में जो है कमी आएगी। साथ ही साथ स्मॉल होल्डिंग होल्डर्स है, जिनके पास लैंड होल्डिंग्स बहुत कम है, छोटे छोटे काश्तकार हैं, और 3 साल तक उनको जो है उत्पादन में भी कमी आई, लेकिन जो प्रोड्यूस होगा वो उनका कन्वेंशनल फार्मिंग के थ्रू जाएगा, तो उनका उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। और कन्वर्जन पीरियड 3 साल का होता है, तो उनके पास जो है एक रिस्क रहती है, जिसके चलते वो इस ऑर्गेनिक फार्मिंग को नहीं अपना पाते हैं। ऐसा नहीं है कि अब कांस्टेंट होगा तो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं कर पाएंगे, नहीं, कर लेंगे, नो डाउट कर लेंगे, लेकिन हम उनको कुछ जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं उनको हम दूर करेंगे, उसके बाद हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को आसानी से रन कर सकते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट कांस्टेंट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। कंटेंट अच्छा लगे तो इसको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।